हेलो बच्चों के सब ऐसा बैठे हुए। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे, आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि एटॉमिक थ्योरी जो स्टार्टिंग का है, और बाकी उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है, प्रिंसिपल बहुत सारे वो प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, और जो एलिमेंटल क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमारे पास नेल्स एटॉमिक थ्योरी, नेल बोर्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी। इसमें क्या आता है, इसमें कि जो भी कोई भी इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसके अराउंड बहुत सारे सेल्स होते हैं, K11 M N 4 सेल्स होते हैं। इसके इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है न्यूक्लियस होता है। इसके अराउंड ये सारे इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट सेल में K में, L में, M में और N में सब में रिवॉल्व करते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, निकालने का फॉर्मूला था 2n²। इसमें मैक्सिमम 8 आते थे, 2 आते थे। इसमें अगले वाले में 8, फिर 18, फिर 32 जैसे आते थे। बट सब में हम फिल कितना करते थे, इससे पहले वाला तो 2 करते थे, ड्यूप्लेट होता था। दूसरा वाला 8 करते थे, इसमें भी 8 ही करते थे, बाकी सब में 8 करते जाते थे। ठीक है, तो इन्होंने नेल्स बोर्ड ने यही बताया था। तो इसका जो पहला पोस्टुलेट है नेल्स बोर्ड का, कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट या फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। दूसरा क्या था कि जब भी इलेक्ट्रॉन इस फिक्स सर्कुलर पार्ट में वो रिवॉल्व करते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स होती है, एनर्जी जो होती है फिक्स होती है। ठीक ठीक। और तीसरा पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करना है, लोअर से हाइट में जंप करना है, मतलब ये इससे अगले वाले पे जाना है, लोअर से हाइट में जाना है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, गेन करता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि उसे और एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी दोगे तभी तो एक्साइट करके बाहर निकलेगा। और इसके बाद जो चौथा पोस्टुलेट था इसका इनका, कि इलेक्ट्रॉन को अगर आउटर ऑर्बिट से अगर इनर ऑर्बिट में आना है, बाहर से अंदर आना है, तो उसको क्या करना होता है, एनर्जी को लॉस करना पड़ता है। इससे अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आना है तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे आ पाएगा। ठीक है, तो 4 पोस्टुलेट्स ये थे। और इनकी जो एनर्जी होती है उसको हम निकाल भी सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला भी दिया था इन्होंने हर एक ऑर्बिट का एनर्जी निकालने का, वो होता है 58 तक। और इनका पोस्टुलेट की एनर्जी जो होती है ये सबकी, जो nth ऑर्बिट की -13.6 इंटू Z² डिवाइड बाई n², और 13.6 एक सेकेंड 2.18 इंटू 10 के बाद सेकेंड, अच्छा 2.18 था, 13.6 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस आई थिंक 18 है, जूल पर एटम, Z²/n² जूल पर एटम। यहाँ पे जेड क्या होता है, जेड होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, या फिर हाँ जितने प्रोटॉन होते हैं, एन होता है हमारे पास, या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वली होते हैं। एन होता है नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, -13.6 उसका हो जाता है। और जब उसमें इसका ये भी सेम ही है, 30 - 6 Z²/n², इससे भी हम निकालते थे, इसलिए मैं ये लिख रहा था। ठीक, बट इसमें इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन होगा तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, हाइड्रोजन की जेड की वैल्यू 1 होती है। हीलियम होगा तो जेड की वैल्यू 2 हीलियम के लिए, तो ऐसे होता है। और एन तो होता है नंबर ऑफ सेल्स, तो n = 1 होगा तो फर्स्ट सेल से आता है, इस वाले सेल से इसकी एनर्जी आ जाएगी। अगर सेकंड सेल का निकालना है तो इनकी वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ऐसे एनर्जी आ जाती है। तो इनके ये पोस्टुलेट्स हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आते हैं, एक से मैं टॉपिक देख लेता हूँ इसका क्या टॉपिक था। हाँ, अब ऑर्बिट से चलते हैं। जो इन्होंने जो हमारे पास जितने भी होते हैं, जैसे कि ये था ना, इन्होंने न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल्स हैं, इनको तो हम सेल्स कहते हैं, सेल्स। ठीक, इसके अंदर क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं।
सब सेल्स। ये सेल्स कौन कौन से होते हैं? के, एल, एम और एन। इनके अंदर सब सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं? एस पी डी एफ, एस पी डी और एफ। ठीक है। और ये सब सेल्स के अंदर क्या होते हैं? हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स। ठीक है। ऑर्बिट्स कौन से? बॉक्स में एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। ठीक है। तो ऐसे चलता है। तो हाँ, अब इससे बात करते हैं। तो अगर ये आपको ये समझ आ गया तो इसके बेसिस पे हम सेल्स, ऑर्बिट्स और जो सबसेल्स हैं उनके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बेसिस पे करते हैं? बेसिकली सबसेल्स के बेसिस पे करते हैं। कौन से हैं हमारे सबसेल्स? जो आपने 9th में करा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 वाला, वो सेल्स के बेसिस पे था। सेल्स के बेसिस पे, के एलिमेंट के बेसिस पे। बट अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो हम करेंगे सबसेल्स के बेसिस पे, एसपीडीएफ। ठीक, सब सेल्स के बेसिस पे एसपीडीएफ। जैसे किसी करके दिखाता हूँ। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ये यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी चीज़ का लिखना है, किसी इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन की किसी चीज़ को दिखाना, किसी चीज़ को किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने 9th में करा होगा कॉन्फ़िगरेशन। क्या था? इसका जो होता है 1:2, 2:2, 2:6, 3:2, 3:6, 4:2, 3D, 10। इसके आगे सोन चलता रहता है। फर्स्ट 4p आ जाएगा, इसके बाद 4p, 6 ऐसे चलता रहेगा, 4d, फिर 5f, 5s ऐसे चलता रहता है। ठीक है। तो ये रहता है। ये पहले क्यों आया था? स्टेबिलिटी की वजह से। यहाँ पे 3d पहले आना चाहिए था, बट स्टेबिलिटी की वजह से, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए बाद में आता है। तो ये रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप याद ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हमारे पास था ना के, एल, एम, एन। इसके अंदर सबसेल्स हैं कौन कौन से? एस था, एस पी डी, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, ऐसे चलता है। तो ये रहता है। हाँ, तो कैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करना है? इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? ये जो ऊपर लिखे हुए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने आ सकते हैं? ऐसे 0 से 2 तक, ऐसे 0 से 2 तक ऐसे बढ़ सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे उसमें कितने आ सकते हैं? तो इसको आप याद करिए ज़्यादा अच्छा। जैसे किसी का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है एटॉमिक नंबर। तो 9 का करना है तो 1:2, 2:2, 4 हो गए और 2p और 5 चाहिए ना, तो इसमें 5 कर दो। 6 आ सकते हैं इसमें 5 करते हैं। जैसे क्लोरीन का करना हो तो 17 का, तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p। ये कितना होगा? 2, 4, 4, 10, 10, 12, 12 और 5 चाहिए ना, तो 3/5, 6 आ सकते हैं, 5 तक कर दिया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो देख लेते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस ये सब जो ऑर्बिट्स है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कैसे है? जैसे कि हमारे पास जो था जो पहला जो ऑर्बिट है हमारे पास एस जो ऑर्बिट है, एक और चीज़ आती है। ऑर्बिट होता है, एक ऑर्बिटर होता है। ऑर्बिट्स के वो जब हम एक साथ वो मिला देते हैं तो ऑर्बिटल बनता है। तो एस में कितने ऑर्बिट होते हैं? एस में होता है एक ही ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट होता है। और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक ऑर्बिट में ऑलमोस्ट मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? ऑलमोस्ट 2 आते हैं, बस मैक्सिमम 2 आते हैं, उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। पी में कितने होते हैं? पी में जो ऑर्बिट होते हैं हमारे पास 3 होते हैं, 1, 2, 3। ठीक है। तो 3 में इसमें 2 आ गए, 3 ऑर्बिट होता है इसमें, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 ऑर्बिट्स। इसका आता है डी। डी में आते हैं 5 ऑर्बिट आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। ये ठीक है। पॉइंट ऊपर वाला क्या बताता है? ये क्लॉकवाइज का बताता है और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 ऑर्बिट्स। और एफ में कितना हो जाएगा? एफ में जो होता है हमारे पास 7 ऑर्बिट होते हैं, तो इसमें 14 हो जाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 ठीक। तो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे जाता है। इसमें मैक्सिमम 14 आ सकता है, इसमें मैक्सिमम तो 10, ठीक है। तो 10 मैक्सिमम आ सकते हैं उसमें डी में, और एफ का आया नहीं है, एफ में आप लिख सकते हो। तो ऐसे चलते हैं, ठीक है। मैं मिटा दूँ और वो जो था K11 KLM और N, जो था 1S 2S 2P, इसमें होता है 3S 3P 3D, इसमें होता है 4S 4P 4D और 4F आता है। तो ऐसे चलता है 1S 2S 2P, कैसे करूँ, 3S 3P 4S 4D ऐसे आता है। फिर 5P 4P 4D, फिर नीचे वाला आता है, ठीक है। वैसे इसके बाद जो हमारा था इसके बाद कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी हो गया, देख लेते हैं एक बार से। इसके बाद का जो टॉपिक आता है, बस टॉपिक देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट, हाँ नेटवर्क के टॉपिक, मेल्स बोर्ड के जो ड्रॉबैक क्या थे, ड्रॉबैक का मतलब उसमें कमियाँ क्या थी, ड्रॉबैक इसमें कमियाँ क्या थी कि वो जो था, जिनका जो जो उन्होंने अपने प्रिंसिपल लिया था वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे एप्लीकेबल था, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे एप्लीकेबल, जैसे हाइड्रोजन लाइक आइटम पे एप्लीकेबल था। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे एप्लीकेबल था। दूसरा क्या था कि वो जीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को नहीं बता रहे थे, जीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को नहीं बता रहे, और स्टार इफेक्ट को नहीं बता रहे, स्टार इफेक्ट को नहीं बता रहे। जीमैन इफेक्ट क्या होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है, और स्टार इफेक्ट जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये दो कमियाँ थी। इसके बाद जो आता है फर्स्ट टॉपिक, इनके तो वो भी आपसे देखते हैं क्या था, वेव नंबर रेशियो, ठीक। तो इसके बाद जो आता है अब, जैसे आपने एक साउंड में भी ये पढ़ा हो, ऐसे साउंड में इसको क्या कहते थे, इसको तो क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट का मतलब ऊंचाई, ये होता है ट्रक, ठीक है। क्रस्ट ट्रक, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको लैम्डा कहते थे, वेव लेंथ, वेव लेंथ। और इसके इनवर्स को कहते थे 1/λ, इसके इनवर्स को कहते थे वेव नंबर, इसके इनवर्स को कहते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट होगी, इसकी लैम्डा की होगी मीटर या फिर सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट होगी मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये सब रहता है। और तो वेव नंबर क्या होता है 1/λ। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी क्या होता है म्यू, जो होता है 1/टाइम, टाइम का इनवर्स। इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, सेकंड इनवर्स होगी तो उसको हर्ट्स कहते हैं, सेकंड इनवर्स को हर्ट्स कहते हैं, ठीक। वैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें। और इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपोगेशन तीनों मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी और वेव प्रोपोगेशन भी ऐसी है, ठीक है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ई क्रॉस ऑफ बी जो होगा, ई क्रॉस ऑफ बी जो होगा के की डायरेक्शन देते हैं। के जो क्या होता है पास, क्या होता है वेव प्रोपोगेशन, वेव के डायरेक्शन में जा रहा है, वेव प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही डायरेक्शन पाम में इसको करना चाहिए, तो इसको अगर कल करोगे तो बाहर की तरफ आएगा, यानी प्लस के का, प्लस के का पे जो है में क्या है हमारे पास कि वेव प्रोपोगेशन है बस। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर और ये आपस में परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, ई पे अपना ये वाला ई वाली चीज़ रखो और बी की तरफ अपने पाम को करो और उसको वो फिंगर्स को कल कर लो, जो जहाँ पे थंब आएगा वो की डायरेक्शन होती है, जो ये देखो,
के होता है वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव प्रोपोगेशन होता है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इस पे एक पूरा चैप्टर है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे 12th में आसान चैप्टर है। ठीक है, तो ये रहता है। इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है इसमें मैक्स प्लैंक, ठीक है, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ये क्या कहते थे कि इनका कहना था कि जितने भी जो सनलाइट है, सनलाइट से जितने भी रेस आ रही है वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है, जिनको उन्होंने क्या कहा था क्वांटा, छोटे पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने क्वांटा नाम दिया था। और इन क्वांटा को लाइट तो सिर्फ सनलाइट से तो आती नहीं, ये जो हमारे बल्ब होते हैं उनसे भी आते हैं, जैसे बल्ब हो गए, ये सनलाइट था। तो इस सनलाइट के लिए इन्होंने क्या कहा था, इसको एक फोटोन नाम दिया था, क्वांटा को फोटोन कहा था। बाकी साइड जिससे भी है लाइट, ये वो भी सब एक छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आती है, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म आती है, इनको उन्होंने क्वांटा बोला था। तो सबके लिए क्वांटा है, बट जो लाइट के लिए उसको, उसके लिए इसको स्पेसिफिक नाम दे दिया फोटोन। ठीक, और जो एक एनर्जी का जो जितनी एनर्जी होगी, एक पार्टिकल की जितनी एनर्जी होती है, इसके इंटीग्रल मल्टीपल की एनर्जी इसकी टोटल एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसको अगर मान लो n पार्टिकल इसमें, तो इसके n से मल्टीप्लाई कर दे एक एनर्जी को, तो इसकी टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये रहता है। हाँ, तो इन्होंने ये दिया था। तो इतने में इसमें जितने भी पार्टिकल्स आते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है फिक्स होती है। वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा इक्वल टू h/p। ये होता है यहाँ पास मोमेंटम, एस तो वही लैम्डा वेवलेंथ, ये होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी एम p इक्वल टू m। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है p इक्वल टू √2 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इसको यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दो तो लैम्डा इक्वल टू h/√2 काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहता है। और इसके बाद टॉपिक देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ तो रहेगी, एनर्जी, एनर्जी तो बताएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, लैम्डा इक्वल टू h/√2 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अगर इसे चार्ज के फॉर्म में लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्या जो क्या होता है, बस पोटेंशियल होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है ना, पोटेंशियल जी क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन में काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दो, सेम होता है। तो क्या होगा, चार्ज को क्यू को इलेक्ट्रॉन ले लो, वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी ले लो, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन, इसको इधर भेजेगा तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू वी आ जाएगा। इसको यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू h/√2 E वी एम। ये इम्पॉर्टेंट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है EVM से। ठीक है, और एक और से इसके जो एनर्जी होते हैं, जितने भी एनर्जी पार्टिकल्स आते हैं उनकी एनर्जी होती है इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू होता है। यहाँ पे इक्वल टू म्यू को, अगर म्यू होता है 1/10, टाइम क्या होता है 1/c डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस होगा लैम्डा अपॉन c डिवाइड बाई लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू एस सी डिवाइड बाई लैम्डा, एस एच में लैम्डा नहीं है, एच है, प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं इसको, एच म्यू। ये आता कैसे, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, जितने भी लाइट रेस आते हैं उनके जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है उनकी एनर्जी। तो इक्वल टू, अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी घटाओगे तो एच आ जाता है म्यू, एच होता है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इक्वल टू एच म्यू को लिख सकते हैं सी डिवाइड बाई लैम्डा। अभी बता दिए कैसे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। इसके बाद जो टॉपिक है बस क्या ठीक है, तो क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है, क्वांटम नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं,
क्वांटम नंबर होते हैं 4 टाइप के। कौन कौन से? पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? उसके सेल्स के बारे में बताता है, ये रिलेटेड टू सेल्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कौन से सेल में रहता है, के इक्वल टू के एल एम एन के बारे में बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। ऐसे 1s है, 2p6 है, तो n की वैल्यू कितनी है? 2, यानी कि सेकंड सेल में के एल में, ठीक है। तो ये सेल्स के बारे में। तो दूसरा हमारे पास होता है और कौन सा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मुथल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? सेल्स के अंदर एल की पोजीशन। एल क्या होता है हमारे पास? एजीमुथल क्वांटम नंबर को ही एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल क्या होता है? जैसे कि 1s है, 2s है, एस के लिए एल की वैल्यू लिखवा देता हूँ, एस पी डी एफ। एस के लिए जो एल की वैल्यू है वो 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2, एफ के लिए एल की वैल्यू 3। तो ये रहता है। हाँ, ठीक है। तो अगर कोई भी जैसे 3s है, 3s में एस है ना, तो एस के लिए एल की वैल्यू जियोमेट्रिक क्वांटम नंबर 0 है, ठीक है। जैसे 4s2 है, 4p6 है, 4p6 है, तो इसके लिए p है ना, p के लिए एल की वैल्यू कितनी है? एस पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए जियोमेट्रिक क्वांटम नंबर 2 1 होगा। इसके बाद हमारा आता है तीसरा, कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? ये इसके जो एल की वैल्यू है उसका एक पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू और 0, ठीक है। तो कैसे? जैसे कि 4s का, 4s का तो 0 हो जाएगा, फिर लिख देते हैं 4s का, 4s2। इसमें एस है ना, तो एस के लिए एल की वैल्यू 0, तो एम की वैल्यू भी 0 है। अगर ये होगा अगर 4p2 था, 4p6 था, 4p5 तक कुछ हो गया, तो एल की वैल्यू पी के लिए कितनी है? 1। तो हाँ, इसके लिए एम की वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए एम की वैल्यू कितनी होगी? एक तो प्लस का 1 ले लो, एक माइनस का 1 ले लो, एक 0 और एक प्लस का 1। तो ये रहता है। और अगर 4d था मान लो, 42, तो एस पी डी 3 है ना, इसके लिए एल की वैल्यू 2 है, तो एम की वैल्यू कितनी होगी? -2 -1। इसके भी जितने भी जो नंबर आते हैं वो साइड लिखना है 1। तो ये सब है। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें क्या होता है? स्पिन मतलब ये बताता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है एंटी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसमें क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का रोटेशन क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज का ही होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो बताते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा 4s, तो 4s2 में क्या होगा? एस के इलेक्ट्रॉन एक एस होगा, एक एस होगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4p6 है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये रहता है। तो ये सब बताते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चारों क्वांटम नंबर्स हो गए। इसके बाद आता है आपका टॉपिक इसका प्रिंसिपल आते हैं। जैसे कि फर्स्ट पहले ही और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे कि n इक्वल टू 4 और दे रखा है s इक्वल टू -12, n इक्वल टू 4 है और s इक्वल टू -12। तो इसे बताना है हमें क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक और चीज़, ये जो क्लॉकवाइज था उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव से, तो कहते हैं। और तो नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ये वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो बताना है, सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन कितने। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 में कितने होते हैं? कितने वो होते हैं क्या? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स है सबसेल्स 4s 4p 4d 4a, ये सब सबसेल्स होते हैं। तो इसमें कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? इसमें टोटल कितने आते हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आएंगे? कितने आते हैं? 10। इसमें आते हैं
सबको मिला दोगे तो कितना होगा, इसमें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज लेना है ना, तो एक इसका हाफ एंटी क्लॉकवाइज, आधे क्लॉकवाइज होंगे आधे एंटी क्लॉकवाइज, इसमें 5 एंटी क्लॉकवाइज, इसमें 7 एंटी क्लॉकवाइज, आधे क्लॉकवाइज होते हैं आधे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें ये सबको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, तो 12 12 3 15 16 16 आ गया। तो 16 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे हमारे पास टोटल इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर 16 होगा। और इसके बाद जो आता है बस लॉस आते हैं, हुन्स के 2 लॉस हैं, हुन्स लॉ आता है बस। पहला लॉ होता है इनका कि जो हर एक ऑर्बिट होता है, हर एक सेल होता है, पहले हम सबको सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं। ये ऑर्बिट है ना, तो इसको पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल करते हैं, ये तो हो जाएगा अलग। इसके बाद हम इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन से पहले फिल करते हैं, उसके बाद ही डबल करते हैं, उसके बाद ही डबल करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि हम कि पहले इसको डबल कर दें उसके बाद इससे करें, ऐसे करें। सबको पहले सिंगल सिंगल फिल करते हैं, सबसे पहले सिंगल सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद ये डबल का फिल करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी कॉन्फिगरेशन 4 3 है, तो 3 में क्या होगा, टी है ना, 3 में 3 ऑर्बिटल, तो 1 2 3 ऐसे फिल करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 ऐसे नहीं करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसके बाद था बस कि हुन्स लॉ, दूसरा जो लॉ था इनका कि जो हाफ फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि ये फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल है, ये फुल्ली फिल्ड है, तो ये और हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं, ये और ये दोनों मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर ऑर्बिटल्स, अदर सेल्स और अदर ऑर्बिटल्स, सबसे स्टेबल, मोर स्टेबल देन अदर ऑर्बिटल्स, ठीक। तो बाकी सारे ऑर्बिटल्स से ज़्यादा स्टेबल, जैसे ये अनफिल्ड, इससे ज़्यादा स्टेबल होंगे। ये एक फिल है ना, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भले ही हो, बट ये ज़्यादा हाफ फील्ड है ना, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इस कम्पेयर, ये वाला भी इससे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो फुल फील्ड और हाफ फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्बिटल्स, इनके 2 ही लॉस। इसके बाद आता है हमारे पास अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह प्रिंसिपल, इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं। जैसे कि 4s है, 4p, 4s है, 4p है, फिर 4d, 4d है। तो s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, p की ज़्यादा होती है, d की उससे ज़्यादा होती है। तो पहले इसमें बढ़ेंगे, फिर इसमें बढ़ेंगे, फिर इसमें बढ़ेंगे, तो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उनके ऑर्बिट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हैं। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद इसमें जाएंगे, उसके बाद इसमें जाएंगे, ठीक। तो ऐसे करते हैं, अफवाह प्रिंसिपल ये है। उसके बाद आता है बस पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक मैं वीडियो देख लेता हूँ, चल नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के पास सारे जो क्वांटम नंबर होते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के पास, किसी भी 2 और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उनके सारे क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते। नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। जैसे कि मान लो कि 4p2 का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाँ, जैसे कि 4p2, मान लो कि 4p का इलेक्ट्रॉन, p है ना, तो 3 होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मान लो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके अगर इसकी वैल्यू देखो, ये 4p कितना है, 6 है। तो इसमें अगर n की वैल्यू देखो तो n की वैल्यू 4 है, इसमें भी n की वैल्यू 4 है, n 4 है, ये n होता है, n की वैल्यू 4 है। ये p है ना, तो p के लिए l की वैल्यू एलिमेंटल क्वांटम नंबर कितना था, 1, sp, p के लिए 1 था, l की वैल्यू 1, इसमें भी l की वैल्यू 1, m भी क्या होगा, -1 0 और +1, इसमें भी m की वैल्यू सेम, -1 0 और +1। बट इसमें क्या होगा, इसके लिए s की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए वैल्यू क्लॉकवाइज तो +1/2 होगा, एंटी क्लॉकवाइज तो इसके लिए s की वैल्यू -1। ये हाफ है ना, दोनों हाफ हाफ, इसके लिए हाफ डिनोट करते हैं, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, इसके लिए हाफ डिनोट करते हैं, आधी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, -1। तो ये दोनों तो डिफरेंट है ना, बाकी सारे तो वैल्यू सेम है, बट एक तो डिफरेंट है ना, तो सारे क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकते किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। इनका प्रिंसिपल ये था, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद आता है बस कौन सा टॉपिक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने कहा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्होंने कहा था कि कोई किसी भी इलेक्ट्रॉन की या छोटे पार्टिकल्स की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के हम एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, ठीक है। तो
लॉगरिदम की हम, ठीक है। तो और एक और चीज़ उन्होंने ये बताया था कि डेल एक्स और डेल पी का जो डेल पी का जो प्रोडक्ट होता है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, एक सेकंड लिख देता हूँ, हाँ ग्रेटर देन हम एच अपन 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 पाई और टू एच अपन 4 पाई, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट होता है डेल एक्स और डेल पी का एच अपन 4 पाई से ज़्यादा होता है। डेल एक्स क्या होता है अनसर्टेनली इन पोजिशन होता है, डेल पी होता है अनसर्टेनली इन, पी क्या होता है मोमेंटम, ठीक है। तो अगर इसको खोल दो तो डेल एक्स डॉट एम डेल पी को क्या लिखते हैं एम इंटू डेल वी इक्वल टू ग्रेटर एच अपन 4 पाई, इसको अगर इधर भेजो मास को तो डेल एक्स इंटू डेल वी जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई एम होगा। और डेल एक्स और डेल वी का जो प्रोडक्ट होता है एच अपन 4 पाई एम से ज़्यादा होता है हमेशा। तो इनका क्वेश्चन ये था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कर दिया था कि जो नेल्स बोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन में तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल, तो हम इनकी पोजीशन कैसे बता सकते हैं तो इनकी पोजीशन हम नहीं बता सकते ना, हाइजेनबर्ग ने कहा था कि, तो उन्होंने रूल आउट करा था, रूल आउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन द फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ठीक है। तो रूल आउट करा था उन्होंने नेल्स बोर्ड के एटॉमिक थ्योरी को रूल आउट कर दिया। तो इसके बाद जो टॉपिक आता है बस, हाँ स्क्रेडिंगर वेव इक्वेशन, स्क्रेडिंगर वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन इनके थे, एक था साई था, मैथमेटिकल टर्म्स में इन्होंने डिस्क्राइब करा पार्टिकल्स को, मैथमेटिकल टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स। एक होता है साई और एक होता है साई स्क्वायर। किसी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती, नो इट हैज नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये इलेक्ट्रॉन साइज का जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है किसी पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है, ठीक है। तो ये था स्क्रेडिंगर वेरिफिकेशन। और इसके बाद जो टॉपिक है बस, हाँ इसमें दो चीज़ें आती हैं ना, एक नोड एक एंटी नोड। नोड क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन मिलते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होता है, फाइंडिंग पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। नोड दो तरह के होते हैं, एक रेडियल होता है, रेडियल नोड, एक होता है एक्सियल, रेडियल और एक्सियल एंगुलर नोड, सॉरी एंगुलर नोड। रेडियल क्या होता है, ये होता है एल, एंगुलर नोड जो होता है n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। अगर टोटल नोड निकालें तो इन दोनों को ऐड कर दे तो टोटल नोड आ जाएगा कितना, ये वन। तो एल और एल कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा n माइनस वन। ये होता है रेडियल नोड, एंगुलर रेडियल नोड ये, अच्छा उल्टा लिखा दे, रेडियल नोड ये होता है, ये होता है एल और ये होता है n माइनस एल माइनस वन। रेडियल नोड ये होता है, एंगुलर नोड ये, तो ये होता है। और इसके बाद तो अगर किसी का ये निकालना है, मान लो कि 4s 3 इसका हमें वो निकालना है, रेडियल नोड निकालना, रेडियल नोड, तो कितना होगा n माइनस एल माइनस वन, n की वैल्यू कितनी है इसमें, n होता है ये 4, एल कितना है इसके लिए, एल की वैल्यू 0 माइनस वन, ये कितना आ जाएगा 3। और एंगुलर नोड निकालना है तो कितना होगा, एल होता है ना, एल एस के लिए एल की वैल्यू 0, और टोटल नोड कितना होगा, टोटल नोड दोनों का ऐड कर दो, रेडियल प्लस एंगुलर 3 प्लस 0 3 आएगा, क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है, इसके बाद नोट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, बस खत्म नहीं होगा। हाँ दो सेल्स होते हैं, मान लो कि एक NH सेल है और एक NH सेल है माइनस n माइनस वन H सेल है, दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है या फिर सीधा वही जाता है, 1 जो लैम्डा होता है आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहता है, लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ, आर जो रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसके लिए 10967 होते हैं, ले लो सेंटीमीटर
सेंटीमीटर इनवर्स 1.9677 सेंटीमीटर इनवर्स। और n1 जो होता है n1 क्या होगा, n1 n2 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। n1 छोटा वाला होता है, n2 होता है बड़ा वाला। ये बड़ा होगा तभी तो इससे माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर ये बड़ा हो गया तो ये इसकी वैल्यू छोटी आएगी तो पॉजिटिव आएगा। अगर ये बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू छोटी आएगी इससे, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो ये था हमारे पास, तो आप इसको नोट कर लीजिए और खत्म ही हो गया सब। ये लैम्डा निकालने के लिए काम आता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डीएक्साइट करता है या एक्साइट करता है, कहीं जंप करता है, बाहर से अंदर की तरफ जंप करता है, अंदर से बाहर की तरफ जंप करता है, तो लैम्डा निकालने के लिए काम आता है। वैसे लैम्डा निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। लैम्डा जो निकालते हैं माइनस 12400 12400 डिवाइड बाई एनर्जी डेल्टा ई से डिवाइड कर दो तो ये आ जाता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आता है। नैनोमीटर में निकालना है तो एक जीरो कम कर दो। अगर नैनोमीटर में निकालना है तो इसे 12400 डिवाइडेड बाई 1240 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई कर दो एंगस्ट्रॉम। ये नैनोमीटर में आ जाएगा। वैसे डेल्टा ई क्या है, दो एनर्जी का डिफरेंस। जैसे 3 से 2 पे आता है तो 3 का एनर्जी E2 माइनस E1, ये ई जो होगा E2 माइनस E1 ये होगा। थर्ड वाले की एनर्जी माइनस सेकंड वाले की एनर्जी। थर्ड वाले इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर से। जेड होता है एटॉमिक नंबर, एन होता है नंबर ऑफ सेल्स। इसके लिए भी सेम वही, इसके लिए 2 हो जाएगा एन की वैल्यू, इसके लिए एन की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा। तो ज़्यादा कमाल है। और एक और चीज़ रहेगा नेल्स बोर के एटॉमिक थ्योरी में, जो रेडियस होता है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। ये आता है हमारे पास एंगस्ट्रॉम में आता है, नैनोमीटर में आता है, नैनोमीटर में। ठीक है, हाँ। और जो वेलोसिटी होती है इसकी, जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो जो वेलोसिटी होती है 2.1 इंटू, हाँ 2.1 इंटू 10 की पावर 6 जेड डिवाइड बाई आता है। ठीक है, जेड वाई एन वाई नंबर ऑफ सेल्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ऐसा आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।